नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्कशीट। एडजस्टिंग एंट्री के बाद जो अकाउंटिंग साइकिल को वाइंड अप करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए, क्लोज करने के लिए हम एक शीट बनाते हैं, उसको वर्कशीट कहा जाता है। वर्कशीट अकाउंटिंग में इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है, स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं। ये इसलिए की जाती है कि हम अकाउंटिंग का ये जो पूरा अकाउंटिंग साइकिल हमने बनाया है इसको एक पेज के ऊपर ला सके, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर के ऊपर ला सकें। क्योंकि आप अगर देखें तो अकाउंटिंग साइकिल को बनाने के लिए काफ़ी पेजेस की ज़रूरत पड़ जाती है। एक ही क्वेश्चन का अगर पूरा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट करने जर्नल से लेके एंड क्लोजिंग तक तो कितने पेजेस लग जाएंगे। लेकिन वर्कशीट एक ऐसी चीज़ है कि वो एक पेज पे पूरे महीने की ट्रांजैक्शन या पूरे साल की, अगर छोटी कंपनी है तो पूरे साल की ट्रांजैक्शन एक शीट पर आ जाती है। तो अगर हमने डिटेल में नहीं देखना बल्कि ब्रीफली देखना है तो वर्कशीट जो है उसके लिए बहुत सिंपल और आसान तरीका है। वर्कशीट को में 10 कॉलम्स होते हैं। अकाउंटिंग वर्कशीट आर ऑफन यूज्ड इन अकाउंटिंग साइकिल प्रोसेसेस टू ड्राफ्ट अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन अ सिंगल शीट। तो वर्कशीट में जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि स्टार्ट ये होता है अनएडजस्टेड यानी कि जो सिंपल ट्रायल बैलेंस होता है हमारा, वहाँ से ट्रायल बैलेंस होता है, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज इसमें डाली जाती हैं, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये दोनों सिर्फ बनती हैं एक ही पेज के ऊपर। इसको मज़ीद देखने के लिए, समझने के लिए आप डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम दी है पेज नंबर 171 से 173 तक सॉल्व करके पूरा क्वेश्चन वर्कशीट का दिया है, उससे हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ भी करके बता रही हूँ वर्कशीट का। प्रॉब्लम 4.9 है पेज नंबर 185 पे। प्रॉब्लम में हेडिंग दी हुई है कैंट सिनेमा ट्रायल बैलेंस जुलाई 31। और क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैंट सिनेमा एडजस्ट इट्स अकाउंट्स ईच मंथ, यानी कि एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई जाती है इस कंपनी में मंथ के एंड पे। कैंट सिनेमा क्लोजेस इट्स अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्लोजिंग करती है क्वार्टर यानी कि 3 मंथ्स के एंड पे। हैज़ अ फिजिकल ईयर एंडिंग December 31, जो साल पूरा होता है जिस पे ये अपनी वर्किंग करती है, December 31 पे करती हैं। At July 31st, the trial balance and other information were available for adjusting the accounts. Instruction A part: prepare a 10-column worksheet utilizing the trial balance and adjusting data provided. Include at the bottom of worksheet a brief explanation key to each adjusting entry. ये जो ट्रायल बैलेंस है और इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए डाटा दिया हुआ है, इन दोनों को देखते हुए हमने एक वर्कशीट बनानी है। उस वर्कशीट के नीचे जब वो ख़त्म हो जाएगी तो एंड में हमने जो सारे एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए डाटा दिया उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी। सबसे पहले हम वर्कशीट बनाने का फॉर्मेट देखते हैं। ये अदर डाटा है जो इस क्वेश्चन का दिया है। वर्कशीट का फॉर्मेट बिल्कुल बाकी स्टेटमेंट्स की तरह, पहले कंपनी का नाम पेज के सेंटर में कैपिटल में कैंट सिनेमा, नीचे वर्कशीट। ये एक टाइम पीरियड के लिए बनती है फॉर द मंथ एंडेड जुलाई 31। ईयर हमें कंप्लीट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे 2000 ब्लैंक है तो हम कोई भी ले लेंगे। हम लिखते हैं फॉर द मंथ एंडेड जुलाई 31, 2000। अब वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि 10 कॉलम होते हैं, तो अगर हम इसको काउंट करें इस हेडिंग्स के कॉलम को छोड़ के, ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट, एडजस्टमेंट्स के 2, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के 2, इनकम स्टेटमेंट के 2 और बैलेंस शीट के 2, तो अब काउंट करें तो ये हो जाएंगे 10 कॉलम्स। अब सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले इसमें ट्रायल बैलेंस लिखा होता है। तो ये ट्रायल बैलेंस कौन सा है, ये जो क्वेश्चन में हमें दिया है वही ट्रायल बैलेंस सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, बिल्कुल उसी तरह हमने उसको यहाँ पर उतार लेना है। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में कैश, प्रीपेड फिल्म रेंटल, लैंड, बिल्डिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोजेक्शन इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नोट पेबल, अकाउंट पेबल, अनअर्न्ड रेवेन्यू, कैपिटल, ड्राइंग, एडमिशन रेवेन्यू, सैलरीज एक्सपेंस, लाइट एंड पावर, ये सब जो है ट्रायल बैलेंस में दिए। हमने इसको एज इट इज़ नोट किया। कैश, प्रीपेड फिल्म रेंटल, यहाँ पे देखिए कि रेवेन्यू रिसीवेबल एक लाम मैंने लिखा है, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं था। इसको जो है वर्कशीट बनाने के लिए पहले हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लैंक क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि हमने कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज भी करनी है। एडजस्टिंग एंट्री में हमारे पास नए जो अकाउंट्स आ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीवेबल आ जाता है, सैलरीज पेबल आ जाता है, अनअर्न्ड रेवेन्यू आ जाता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये आ जाते हैं। तो हम हर सेक्शन में एक एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे कि अगर कोई ऐसी नई आइटम आ जाता है तो उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकें। तो कैश और प्रीपेड फिल्म रेंटल तो ट्रायल बैलेंस में दिया था, लेकिन फिक्स्ड एसेट पे जाने से पहले एक लाइन मैंने ब्लैंक छोड़ दी थी कि अगर एडजस्टिंग एंट्री में कोई चीज़ आती है तो उसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद लैंड बिल्डिंग दिया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोजेक्शन इक्विपमेंट, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट में थी, बिल्कुल इसी तरह नोट किया। फिर नोट पेबल था वो लिखे, अकाउंट पेबल थे, अनअर्न्ड रेवेन्यू था, कैपिटल था, ड्राइंग थी, एडमिशन रेवेन्यू था,
फिर इसके बाद फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़ी कि एडमिशन रेवेन्यू तो दिया है, हो सकता है इस कंपनी का कोई और रेवेन्यू भी हो, तो एक लाइन उसके लिए छोड़ दी। फिर सैलरीज एक्सपेंस था, लाइट एंड पावर एक्सपेंस था, फिल्म, यहाँ तक जो है ये सारे एक्सपेंसेस थे, इन सब का टोटल था 349,200। फिलहाल नीचे का पोर्शन छोड़ दें। तो ये ट्रायल बैलेंस को हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है अपने क्वेश्चन से देख के। 349,200 इसका टोटल है, क्वेश्चन में देख लें 349,200 इसका टोटल है ये। तो इस ट्रायल बैलेंस को हमने बिल्कुल इसी तरह अपनी वर्कशीट में पेस्ट कर दिया है। सिर्फ फ़र्क ये हमने किया है कि करंट एसेट्स में हमने एक जगह छोड़ी है, लैंड से पहले पहले एक लाइन ब्लैंक छोड़ी है, उसके बाद हमने जो है ये रेवेन्यू में एक लाइन ब्लैंक छोड़ी है, सिर्फ ये दो। आप चाहें तो लाइबिलिटीज़ में भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री में लाइबिलिटीज़ भी आती हैं। और एक्सपेंसेस में इसलिए नीचे ब्लैंक छोड़ा क्योंकि एक्सपेंसेस तो वैसे भी नीचे आते हैं, तो एक्सपेंसेस नीचे इसके बाद आ सकते हैं। अब वर्कशीट पर आते हैं। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन में क्या देखना है, हमने देखना है एडजस्टमेंट्स का कॉलम है तो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज़ को देखना है। हमने एडजस्टिंग एंट्रीज़ करनी नहीं है, बल्कि सिर्फ जो अमाउंट बनती है एडजस्टिंग एंट्रीज़ करके वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करनी है। एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनाने का नहीं कहा, बल्कि वर्कशीट में एडजस्टमेंट्स की अमाउंट डालने का कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला डाटा क्या है। ए पार्ट है, ए ट्रांजेक्शन है। Film rental expense for the month is 15,200. However, film rental expense for several months had been paid in advance. जैसे कि प्रीपेड रेंट था, यहाँ पे क्योंकि सिनेमा है तो ये उसको फिल्म रेंटल एक्सपेंस कह रहे हैं, ठीक है। ये उसको प्रीपेड रेंट नहीं बल्कि फिल्म रेंटल कह रहे हैं। तो प्रीपेड फिल्म रेंटल इनका एक एसेट है जिसके लिए इन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दी थी। अब एक महीने का वो फिल्म रेंटल जो है वो प्रीपेड एक्सपेंस बन चुका है, उसकी अमाउंट है 15,200। एडजस्टिंग एंट्री अगर हम इसकी करें तो वो ये बनती है फिल्म रेंटल एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड फिल्म रेंटल क्रेडिट। फिल्म रेंटल एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड फिल्म रेंटल क्रेडिट, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रीपेड रेंट की एंट्री होती है, और 15,200 इसकी अमाउंट आ जाएगी। हमने करना क्या है कि वर्कशीट में ये देखना है कि ये जो दो हेडिंग्स बनती हैं डेबिट और क्रेडिट की, ये मौजूद हैं या नहीं। फिल्म रेंटल एक्सपेंस और प्रीपेड फिल्म रेंटल एक्सपेंस का पोर्शन एंड में आता है, हम एंड में देखते हैं। सैलरीज है, लाइट एंड पावर है, इसके बाद नहीं है कोई एक्सपेंस। तो हम यहाँ जहाँ ट्रायल बैलेंस का टोटल हो रहा था उसके नीचे हमने हेडिंग लिखी फिल्म रेंटल एक्सपेंस, क्योंकि नहीं था तो हमने खुद लिख लिया। और एडजस्टमेंट्स के कॉलम में, डेबिट वाले कॉलम में, इसके सामने हमने इसकी अमाउंट लिखी 15,200। साथ हमने ए लिखा क्योंकि पता चल सके कि ट्रांजैक्शन ए में ये अमाउंट आई थी। ये जो हमने हेडिंग ऐड की है ट्रांजैक्शन ए में की है। ये हमने इस एंट्री का डेबिट पोर्शन रिकॉर्ड किया। अब इसका क्रेडिट था प्रीपेड फिल्म रेंटल क्रेडिट, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। जो चीज़ें नहीं होंगी उनको हम ऐड कर लेंगे, जो दी हुई हैं उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली उनके सामने उनकी अमाउंट मेंशन करनी है। तो एडजस्टमेंट्स में हम देख रहे हैं फिल्म रेंटल के सामने क्रेडिट के कॉलम में हमने लिख दिया 15,200 और इसके सामने भी ट्रांजैक्शन का नंबर डाल दिया। तो एंट्री ये थी कि फिल्म रेंटल एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड फिल्म रेंटल क्रेडिट। फिल्म रेंटल एक्सपेंस नहीं था, हमने उसको लिखकर उसके सामने डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिखी। प्रीपेड फिल्म रेंटल मौजूद था, उसके सामने हमने क्रेडिट के कॉलम में उसकी अमाउंट लिख दी। सेकंड है बिल्डिंग इज डेप्रिसिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, यानी कि 240 मंथ्स। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है 240 मंथ्स के ऊपर। बिल्डिंग की कॉस्ट हमें कहाँ से मिलेगी, क्वेश्चन से। बिल्डिंग की कॉस्ट है 168,000। 168,000 को डिवाइड कर देंगे हम 240 मंथ्स के ऊपर, तो हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। वो अमाउंट हमारे पास आएगी 700 डिवाइड करने से। एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट। तो दोबारा से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात आ रही है, हम एक्सपेंस के पोर्शन में जाते हैं कि वो मौजूद है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है तो यहाँ फिल्म रेंटल के नीचे हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग को भी लिख दिया। इसके सामने एडजस्टमेंट्स में डेबिट कॉलम में इसकी अमाउंट 700 और सामने ट्रांजेक्शन बी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही थी, वो बिल्डिंग के नीचे पहले से लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखना। इसी के सामने एडजस्टमेंट्स के क्रेडिट कॉलम में 700 लिखकर इसको क्रेडिट कर दिया ताकि पता चल सके कि ये बी ट्रांजेक्शन में हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट सी में प्रोजेक्शन इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन निकाली है, हमें बताया है कि 60 मंथ्स के ऊपर बनती है। इसकी अमाउंट ट्रायल बैलेंस से प्रोजेक्शन इक्विपमेंट 36,000 डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स, तो हमारे पास अमाउंट बनेगी
600। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, प्रोजेक्शन इक्विपमेंट डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोजेक्शन इक्विपमेंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसका नहीं है तो हम इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे, इसी के नीचे डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के 600, सामने इसकी डेबिट में अमाउंट लिख दी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोजेक्शन की दी हुई थी, उसके सामने 600 क्रेडिट में अमाउंट लिख दी। इसके बाद जुलाई 31st को accrued interest payable on note payable amount to 1650. No entry has been made to record interest expense for the month of July. Interest expense की एंट्री करनी है, जिसको ना रिकॉर्ड किया है ना पे किया, एंट्री बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। अमाउंट 1650 दी हुई है। हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट एक्सपेंस है या नहीं। सैलरी है, लाइट एंड पावर है, इंटरेस्ट नहीं है, तो डेप्रिसिएशन के नीचे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड कर देंगे और इसके सामने इसकी अमाउंट 1650 और ट्रांजैक्शन का नंबर। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल वो भी नहीं है, लेकिन हमने कहा था कि हम इंटरेस्ट पेबल को अकाउंट पेबल में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंटरेस्ट पेबल करें, तो हम अकाउंट पेबल में ही इसके सामने जो है क्रेडिट कर देंगे 1650 डी ट्रांजैक्शन को। आप चाहें तो अगर आपने स्पेस छोड़ा हुआ है लाइबिलिटीज़ में, जैसे मैंने कहा था अगर आपने छोड़ी स्पेस तो आप इंटरेस्ट पेबल को अलग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ही डाल दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। E है Kent Cinema allows the local YCMA to bring children attending summer camp to movies on any weekday afternoon for a fixed fee of 500 per month। क्योंकि सिनेमा है तो लोकल YCMA यानी वो जो जहाँ की कम्युनिटी है जहाँ पर ये सिनेमा ऑपरेट कर रहा है वहाँ के चिल्ड्रंस को अलाउ करता है कि वो बच्चे जो है वो समर कैंप के लिए आए मूवी देखने किसी भी वीकडे पर, और जो पर मंथ फिक्स फी चार्ज की जाएगी वो $500 चार्ज होगी। तो 28 मई को YCMA यानी उस कम्युनिटी ने जो आपको पेमेंट की है, एडवांस पेमेंट की है बच्चों को मूवी दिखाने की, वो है 1500 और ये 3 मंथ्स की है, कवरिंग द मंथ्स ऑफ जून जुलाई अगस्त। एक मंथ की 500 थी, 3 मंथ्स की एडवांस पेमेंट आपको मिल गई। तो रेवेन्यू हम अर्न कर रहे हैं, लेकिन ये वो रेवेन्यू है जिसके लिए हमने अभी तक सर्विस नहीं दी, हमने एडवांस पेमेंट ले ली है, सर्विस नहीं दी। तो जो हमारी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी वो एक महीने की, क्योंकि हमने अर्न कर लिया रेवेन्यू, तो वो क्या बनेगी? अनअर्न रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा और रेवेन्यू हमारा क्रेडिट हो जाएगा। रेवेन्यू का नाम हम देखते हैं क्या है ट्रायल बैलेंस में, ये है अनअर्न एडमिशन रेवेन्यू। ठीक है, अनअर्न एडमिशन रेवेन्यू YMCA डेबिट हो जाएगा और एडमिशन रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट इसकी बनेगी 500। तो हम देखते हैं हमारी वर्कशीट में अनअर्न एडमिशन रेवेन्यू मौजूद है, ये रहा अनअर्न एडमिशन रेवेन्यू, इसके सामने 500 को हम डेबिट कर देंगे और एडमिशन रेवेन्यू भी मौजूद है, इसको हम सामने 500 क्रेडिट कर देंगे एडजस्टमेंट के कॉलम में। सामने हमने ट्रांजैक्शन का नंबर लिख दिया। तो जो चीज़ें मौजूद हैं उनको सामने ही एंट्री करनी है, जो नहीं मौजूद उनको फिर हमने एंड में एंटर करना है। ये हो गई। इसके बाद है कि कैंट सिनेमा रिसीव्स अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय टेस्टी कॉरपोरेशन द कंसेशनर ऑपरेटिंग द स्नैक बार। हमारे सिनेमा के अंदर ही एक और कंपनी है जिसका नाम है टेस्टी कॉरपोरेशन, जो कि स्नैक बार यानी कि कैंटीन चला रही है सिनेमा का। तो वो क्या करती है, वो जो कैंटीन है, वो जो स्नैक बार है, वो जितना कमा रही है हमारे सिनेमा के अंदर उसका कुछ पोर्शन वो हमें प्रोवाइड करता है, वो भी हमारे लिए रेवेन्यू ही है। फॉर स्नैक बार सेल्स इन जुलाई टेस्टी ओव्स कैंट सिनेमा 2250 पेबल ऑन अगस्त 10। तो ये जो रेवेन्यू हमें इस कंपनी से मिलेगा उसकी अमाउंट जो हमारी 2250 बनती है जुलाई की मंथ की, लेकिन अभी तक इन्होंने हमें पे नहीं किया। नो एंट्री हैज़ बीन मेड टू रिकॉर्ड दिस रेवेन्यू। इस रेवेन्यू का नाम है कंसेशन रेवेन्यू, क्योंकि हमारे अपने जो टिकट बेच के हम रेवेन्यू कमाते हैं, एडमिशन रेवेन्यू उससे अलग है, ये हमें वो कंपनी जो है कंसेशन के तौर पे हमें दे रही है, तो इसको हम कंसेशन रेवेन्यू का नाम दे रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं किया इसका मतलब हमें ये मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओव्स, टेस्टी ओव्स कैंट सिनेमा, यानी टेस्टी कॉरपोरेशन हमारी मकरूज है, उसने हमें $2250 रेवेन्यू देना है, अभी तक नहीं दिया, लेकिन हम उसको अलाउ कर चुके हैं कि वो सर्विस दे, हमारे सिनेमा में ऑपरेट करे। तो एंट्रीज की बनती है कंसेशन रेवेन्यू रिसीवेबल डेबिट या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और क्रेडिट हम करेंगे किसको? कंसेशन रेवेन्यू को। तो हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में हमने एक ब्लैंक, यहाँ पे कोई भी अकाउंट रिसीवेबल नहीं था, हमने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ी थी, तो हम कंसेशन रेवेन्यू रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल या सिर्फ रेवेन्यू रिसीवेबल लिखकर सामने एडजस्टमेंट में डेबिट में उसकी अमाउंट लिख देंगे 2250। अब हमने क्रेडिट किया था किसको? कंसेशन रेवेन्यू को। हम रेवेन्यू के पोर्शन में आते हैं, हमारे पास जो है सिर्फ एडमिशन रेवेन्यू था, हमने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा था, हम वहाँ पे कंसेशन रेवेन्यू लिखकर उसकी अमाउंट क्रेडिट कर देंगे 2250 से।
तो इस कंपनी के दो तरह के रेवेन्यू, एक एडमिशन रेवेन्यू जो ये मूवीज़ दिखाकर पैसे कमाती हैं वो, और दूसरा ये कि जो स्नैक बार के ओनर से इनको पैसे मिलते हैं वो। इसके बाद है सैलरीज अर्न बाय एम्प्लॉयज बट नॉट येट रिकॉर्डेड और पेड एज ऑफ जुलाई 31 अमाउंट 1500, नो एंट्री हैज़ बीन मेड टू रिकॉर्ड दिस लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस है और लाइबिलिटी भी है, सैलरीज पेबल भी है, हमने ना ही रिकॉर्ड किए ना पे किए, अमाउंट बनती है 1500। सैलरीज एक्सपेंस हमारे पास पहले मौजूद था यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में, हमने इसी के सामने 1500 डेबिट कर दिया। सैलरीज पेबल आते हैं पेबल की पोर्शन में, हमने सैलरीज पेबल के लिए जगह नहीं छोड़ी, तो हम दोबारा क्या कर सकते हैं, हम अकाउंट पेबल में ही उस सैलरीज पेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर नोट पेबल में डाल सकते हैं, तो हमने नोट पेबल में इस 1500 को एडिट कर दिया, ठीक है। अदरवाइज हम उसको अकाउंट में भी डाल सकते हैं, या फिर हम अलहदा से सैलरीज पेबल की अगर लाइन हमने छोड़ी है पेबल में तो हम यहाँ पर लिखकर उसमें डाल सकते हैं। तो हमने पहले अकाउंट पेबल में एंट्री कर दी थी इंटरेस्ट की, तो हम यहाँ पे इसको नोट पेबल में डाल देते हैं। ये हमने एडजस्टमेंट सारी कर ली। अब हमने क्या करना है, जिस तरह ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया था उसी तरह हमने एडजस्टिंग एंट्रीज में डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है। सारे डेबिट कॉलम्स टोटल करने हैं, यानी 2250 प्लस 500 प्लस 1500 प्लस 15200 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 1650, 22,400 आया। इसी तरह हम क्रेडिट का टोटल करेंगे, ये सारे टोटल करेंगे तो क्रेडिट का टोटल भी सेम आना चाहिए, दोनों साइड का टोटल सेम, जैसे सिंपल ट्रायल बैलेंस का था उसी तरह एडजस्टमेंट्स में भी सेम। अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब हमने कोई एक एंट्री सही नहीं की, या कोई एक एंट्री हमने डेबिट में रिकॉर्ड की, क्रेडिट नहीं रिकॉर्ड की, तो ये टोटल सेम आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब हमने क्वेश्चन नहीं देखना, अब जो कुछ भी होगी सारी वर्किंग इस कॉलम से होगी, एडजस्टमेंट्स के कॉलम से। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब होता था कि सिंपल ट्रायल बैलेंस और एडजस्टिंग एंट्रीज का चेंज करके एक नया ट्रायल बैलेंस बनाना। तो यहाँ भी यही करेंगे। हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले देखना है कैश। कैश की ट्रायल बैलेंस में अमाउंट आ रही है डेबिट 20,000, उसके आगे कोई अमाउंट नहीं है, तो कैश को एज इट इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट में $20,000 लिख देंगे। नेक्स्ट, प्रीपेड फिल्म रेंटल ट्रायल बैलेंस में डेबिट हो रहा है 31,200 से, और एडजस्टमेंट्स में क्रेडिट हो रहा है 15,200 से। यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट, हमने लेजर में देखा था कि डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट जब हो तो वो माइनस होते हैं, तो 31,200 से हम 15,200 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16,000। पहला बैलेंस डेबिट होता है तो हम उसको डेबिट में ही लिखेंगे, ठीक है। तो 16,000 को हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिख दिया। रेवेन्यू रिसीवेबल, यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही अमाउंट है 2250 डेबिट, हमने डेबिट में लिखा। लैंड से एक ही अमाउंट 80,000 डेबिट, डेबिट में लिखा। इसी तरह बिल्डिंग है अक्यूमुलेटेड, यहाँ पर क्रेडिट थी 10,500, यहाँ पे क्रेडिट 700 थी। क्रेडिट और क्रेडिट एक जैसे प्लस होते हैं, हमने दोनों को प्लस किया तो 11,200 आई। पहला बैलेंस क्रेडिट था तो हमने इसको क्रेडिट के कॉलम में लिखा, बिल्कुल वही रूल जो कि लेजर का था। फिर प्रोजेक्शन इक्विपमेंट एक ही अमाउंट थी डेबिट में, उसे लिखा। अक्यूमुलेटेड इसकी 3,000 क्रेडिट थी, फिर 600 क्रेडिट थी, क्रेडिट और क्रेडिट प्लस होके 3,600 क्रेडिट हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। इसी तरह हमने ये सारे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लेने हैं। जो सिर्फ एक ही अमाउंट है वो एक ही आएगी, जो दो हैं उनको सॉल्व करके हमने उसकी अमाउंट लिख लिया। अगर पहला वाला क्रेडिट है तो क्रेडिट कॉलम में आएगा, अगर पहला डेबिट है तो डेबिट कॉलम में आएगा। ये सारे हमने टोटल कर लिए। अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 355,900 आएगा। क्रेडिट का करेंगे तो ये भी सेम आना चाहिए, 355,900। सेम नहीं है तो इसका मतलब हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप है इनकम स्टेटमेंट का। इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आते हैं। तो हमने यहाँ से हेडिंग से रेवेन्यू का पोर्शन निकालना है। यहाँ तक एसेट्स चल रहे हैं, नीचे आते हैं, ये है रेवेन्यू स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन रेवेन्यू यहाँ से। तो हमने सिंपल क्या करना है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से रेवेन्यू की जो अमाउंट थी 37,400 क्रेडिट थी, सेम एज इट इज इसको उठा के हमने यहाँ क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ अमाउंट एंटर करनी। इनकम स्टेटमेंट है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पे एंटर करना है। 37,400 एडमिशन रेवेन्यू एंटर किया, 2250 कंसेशन रेवेन्यू एंटर किया, सैलरीज एक्सपेंस 10,200 लिखा डेबिट में, लाइट एंड पावर 1800 लिखा डेबिट में, फिर फिल्म रेंटल एक्सपेंस
डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, ये सारे एक्सपेंसेस जो है हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से इनकी डेबिट की अमाउंट ली और यहाँ इनकम स्टेटमेंट में इसको एंटर कर दिया। कुछ नहीं करना, दोबारा से डेबिट को टोटल करना है। 10,200 प्लस 1,800 प्लस 15,200 700 600 1650, तो टोटल आएगा 30,150। फिर क्रेडिट का टोटल करेंगे 37,400 और 2250, दो ही रेवेन्यू थे, इसका टोटल, तो टोटल आ रहा है 39,650। तो दोनों टोटल में डिफरेंस आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इससे पहले हमने कहा था टोटल सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टोटल में फ़र्क आ रहा है 3150 और 39,650। हम करेंगे क्या, इन दोनों को माइनस कर देंगे। जो बड़ी अमाउंट है उससे छोटी अमाउंट को, बड़ी अमाउंट है 39,650, इससे माइनस करेंगे 3150 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9,500। जो गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो 9,500 का आएगा। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो नेट इनकम कहलाती है। तो ये जो फ़र्क आ रहा है 9,500 का, ये नेट इनकम है। हमने इसको नाम दिया नेट इनकम का। इसको लिखना कहाँ पे, वो कॉलम जहाँ पे कम आ रहा था, डेबिट में कमी आ रही थी तो हमने डेबिट में इसको लिखा। अब जब 9,500 प्लस होगा तो अब ये दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा। उसी तरह डॉलर साइन और डबल लाइन लगा के हमने इसको क्लोज कर दिया। तो इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को लिखना है। अमाउंट कहाँ से आएगी, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आएगी। इनका टोटल कभी भी सेम नहीं आएगा, इसलिए नहीं आता क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का टोटल अगर सेम आ गया, नेट इनकम तो कुछ भी नहीं होगी। तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को माइनस किया तो पता चला कि 9,500 का डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, तो ये 9,500 जो हमारी नेट इनकम है। इसको डाल के हमारे दोनों साइड इक्वल हो गए। अब हमने लास्ट कॉलम करना है इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी लिखते हैं। एसेट हमारे यहाँ शुरू से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले कैश है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से कैश की अमाउंट 20,000 डेबिट एज इट इज़ उठा के लिखी। प्रीपेड फिल्म रेंटल एक एसेट है, उसकी अमाउंट लिखी। रेवेन्यू रिसीवेबल की लिखी। लैंड बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, प्रोजेक्शन इक्विपमेंट की उसकी एक्यूमुलेटेड लिखी। नोट पेबल, अब लाइबिलिटी स्टार्ट हो गई, ये भी बैलेंस शीट में आती है। नोट पेबल लिखी, अकाउंट पेबल लिखी। अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू, हमने कहा था अनअर्न्ड रेवेन्यू हमेशा लाइबिलिटी होती है, उसको लिखा। उसके बाद ओनर इक्विटी, इसमें हमने कैपिटल लिखा। उसके बाद ड्राइंग, वैसे हम सिंपल बैलेंस शीट में ड्राइंग नहीं लिखते, लेकिन यहाँ वर्कशीट में हम ड्राइंग भी एंटर करेंगे। उसके बाद तो बाकी इनकम स्टेटमेंट की चीज़ें वो हम कर चुके हैं, उसको छोड़ देंगे। यहाँ तक सारी ड्राइंग तक हमने सारी अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिख ली। अब हमने क्या करना है, टोटल सारा डेबिट साइड टोटल और सारा बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड टोटल। डेबिट का टोटल आ जाएगा 325,750 और क्रेडिट का आ जाएगा 316,250। कौन सा बड़ा है, डेबिट साइड। डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया तो अगेन डिफरेंस आ रहा है 9,500 का। इसका मतलब है कि बिल्कुल सही है, ये नेट इनकम जो है इसी की वजह से डिफरेंस आ रहा था। अगर ये आंसर नहीं आएगा तो मतलब हमने बैलेंस शीट में मिस्टेक की है। दोबारा से हम इसको जहाँ पर कम था वहाँ पे टोटल करके दोनों साइड्स का टोटल सेम कर देंगे। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। तो वर्कशीट का मकसद क्या था, वर्कशीट का मकसद ये था कि एक ही पेज के ऊपर हमें ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो दोनों नज़र आ जाए डिटेल देखे बगैर। तो ये हमने वर्कशीट देख ली। इस तरह की वर्कशीट आपके बुक में और मौजूद है, आप इसको भी प्रैक्टिस करें और उनको भी प्रैक्टिस करें।